नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हमारा इकोनॉमी का लास्ट पार्ट है। इकोनॉमी पीवाईक्यू सीरीज जो हमारा चल रहा है उसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट हालांकि कल ही होने वाला था, बट कुछ लैपटॉप में इशू आ गया जिसकी वजह से मैं 2023 का शूट नहीं कर पाया था। रही बात 2024 का, तो 2024 का हमने सेपरेटली जो 2024 का पीवाईक्यूज का सीरीज था उसमें कवर कर रखा है। ठीक है, उसको फिर से डिस्कस करना मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसी वजह से उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, 23 का हम देख लेते हैं इसको। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स आ गए हैं पीवाईक्यूज के। ठीक है, जो कि जो हमारा प्रीलिम्स आने वाला है 2025 का, उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आप जाइए, उसको देखिए और उसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें इसमें से क्या बताना है? करेक्ट बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors is exempted from tax but the dividend is taxable। बोल रहा है जो इंटरेस्ट इनकम होगा जो कि डिपॉजिटेड है किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन्वेस्टर्स को तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसमें टैक्स नहीं लगाएगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। बट जो डिविडेंड्स होते हैं उस पर टैक्स लगाया जाएगा। डिविडेंड्स क्या होते हैं? जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट करती है, हाँ, तो प्रॉफिट सबके शेयर होल्डर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जो ये होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, डिविडेंड्स पे टैक्स लगाया जाएगा। बट जो इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्वेस्टर्स को, तो वह एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। पहला ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? Infrastructure investment trusts are recognized as a borrower under securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest Act 2002। क्या है मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसे एज ए बोरोवर रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, क्यों है बोरोवर है? अंडर किसके? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो इंटरेस्ट इनकम है प्लस जो डिविडेंड्स है ना, दोनों टैक्सेबल है। ठीक है, दोनों टैक्सेबल है, दोनों पे टैक्स लगाया जाएगा, ना कि बस डिविडेंड पे। समझ रहे हो? इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड्स दोनों पे टैक्स लगाया जाएगा, तो इसी वजह से हमारा फर्स्ट गलत होगा और दूसरा हमारा सही है। इसे रिकॉग्नाइज किया गया एज ए बोरोवर, ठीक है, इस एक्ट के तहत। आप देख सकते हो, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है क्या है। देखो, आप म्यूचुअल फंड को देखे होगे, क्या करता है? इन्वेस्टर्स को पैसों को कलेक्ट करके स्टॉक्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। ठीक है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, यह क्या करता है? यह भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के पैसे को कलेक्ट करके इसमें इन्वेस्ट करता है, एसेट्स में। ठीक है, जितना भी जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं बेसिकली, उसमें इन्वेस्ट करता है। और इसे रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, any dividend or interest income that you get from the infrastructure investment trust is completely taxable as per the your income tax slab rate। तो जो डिविडेंड्स और जो इनकम है वह कंप्लीटली टैक्सेबल है, किसके तहत? इनकम टैक्स स्लैब रेट के तहत। ठीक है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, फिर उसके बाद रीट है नाउ रिकॉग्नाइज एज अ बोरोवर अंडर किसके? जो एक्ट था, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो एक्ट था बेसिकली इसके तहत दोनों को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बोरोवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से हमें क्या बताना है? करेक्ट बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट many central bank worldwide had carried out interest rate hike। बोल रहा है जो पैंडेमिक था बेसिकली कोविड-19, उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड में जो सेंट्रल बैंक्स है बेसिकली उनके द्वारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स है बेसिकली वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके द्वारा ये एज्यूम किया जाता है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर
या फिर मॉनेटरी पॉलिसी टूल को यूज करके जो कंज्यूमर प्राइस में बेसिकली राइज देखने को मिल रहा है उसे हम टैकल कर सकते हैं, मतलब उसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर सेंट्रल बैंक्स जो है ना इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं तो बेसिकली क्या इसका मतलब है, जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वह उसको रिड्यूस करना उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोग बैंक्स लेंड नहीं करेंगे ना ज्यादा अमाउंट, आई मीन ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे करेंगे तो जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्केट में प्रिवेल है वह कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में बेसिकली ये बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए विल बी द राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज अ करेक्ट इन एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है और जो सेकंड वाला है यह एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ रहे हो? जो मतलब यह होता है कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके द्वारा ये एज्यूम किया जाता है कि हम अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं, बेसिकली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, तो हमारा जो कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है पहले से प्रिवेल है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिग्निफिकेंट लेवल पे, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है। इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट फाइनेंशियल कंडीशन हैव टाइटन एज सेंट्रल बैंक कंटिन्यू टू हाइक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो फाइनेंशियल कंडीशन था वह काफी टाइट नहीं हो, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था बेसिकली, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने कंटिन्यू रखा था इंटरेस्ट रेट को हाई करना, ठीक है। एमिड द हाई अनसर्टेन ग्लोबल इन्वायरमेंट रिस्क टू फाइनेंस स्टेबिलिटी हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली, ठीक है। और सेकेंड वाला भी हमारा करेक्ट था, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बेसिकली उसे स्टेबल करता है और साथ ही साथ अचीव करता है प्राइस स्टेबिलिटी, चाहे वह इन्फ्लेशन हो या फिर डिफ्लेशन हो, ठीक है। और वेरियस टूल का यूज करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, जैसे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और बाई करता है, फिर उसके बाद बैंक रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद सीआरआर एसएलआर, ये सारी मीडियम्स है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक यानी अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं घटाता बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बोल रहा है जो आरबीआई का कौन सा इसमें से एक्टिविटीज है जिसे हम स्टेरिलाइजेशन का पार्ट मानते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो यह मॉनेटरी एक्शन है, यह एक फॉर्म है बेसिकली मॉनेटरी एक्शन का, जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, लिमिट करता है किसको, इफेक्ट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ऑन मनी सप्लाई, ठीक है। जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का मनी सप्लाई में, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, उसको रेगुलेट करता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो देखो इसको कैसे किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। समझ रहे हो? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को सेल करता है या बाई करता है, तो उससे कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इकोनॉमी में घटती बढ़ती है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में यह बात कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। स्टेरिलाइजेशन क्या है, एक फॉर्म है मॉनेटरी एक्शन का, जिसमें जो सेंट्रल बैंक्स होता है वह क्या करता है, लिमिट द इफेक्ट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ऑन द मनी सप्लाई, ठीक है। लिमिट लगाता है बेसिकली इनफ्लो और जो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब आ रहा है या फिर जा रहा है कैपिटल किसमें, मनी सप्लाई में। स्टेरिलाइजेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व द परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय सेंट्रल बैंक व्हिच इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व है, जो हम ओपन मार्केट जो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत जो फाइनेंशियल एसेट जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदता और बेचता है, ठीक है। और इसे डिजाइन किया गया होता है टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ वन डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू अनदर एंड इट एंड इज इनिशिएटेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है एक जो करेंसी होता है बेसिकली दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये इनिशिएट कहाँ होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं बेसिकली वहां पे, ठीक है। इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। पूछ रहा है हाउ मेनी अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म बेसिकली सिक्योरिटीज और बॉन्ड में ट्रेड किया जाता है बेसिकली, अगर हम देखें तो मोर देन 1 ईयर्स, ठीक है, उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट, जी हाँ, यह कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ठीक है। इसे हम मोर देन 1 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मनी मार्केट, यह क्या होता है, देखो जब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली उसमें जब लिक्विडिटी चैलेंजेस कोई बैंक पर्टिकुलर बैंक फेस करता है, तो जो
डे बाई डे का जो नीड होती है बैंक को, तो उसके लिए दूसरे बैंक से वह बोरो करता है कुछ पैसे, ठीक है। लेट्स से या एसबीआई है या एचडीएफसी है। अगर एचडीएफसी को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आया, मतलब कुछ बैंक्स में इश्यूज आए कि वह मैनेज नहीं कर पा रहा है जो भी पैसे आउटफ्लो हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर कोई भी रीजन रहा, तो वह क्या करेगा, एसबीआई के पास जाएगा। समझ रहे हो, एसबीआई से जाएगा एसबीआई के पास, वहां से बोरो करेगा। तो इसे हम कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। जब बैंक इंटर बैंक सेटलमेंट होता है उसे कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म होता है, ना कि लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये पार्ट नहीं होगा कैपिटल मार्केट का, तो ये हमारा गलत हो गया। ट्रेजरी बिल आप समझ ही रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म मनी की नीड होती है, मतलब जब मनी की नीड नीड होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तब वह ट्रेजरी बिल को इशू करता है, मतलब आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो यह भी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो ये भी हमारा गलत होगा। स्टॉक मार्केट, जी हाँ, स्टॉक मार्केट भी लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, अगर उसको पैसे को रेज करना हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी अदर पर्पजेस के लिए, ठीक है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहा है या तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अदर पर्पजेस के लिए जो बेसिकली पैसे को रेज किया जाता है, वह स्टॉक मार्केट्स में आता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ विल विद राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो बी विल विद राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइनेंशियल मार्केट्स रिफर्स ब्रॉडली टू एनी मार्केट प्लेस वेयर द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग अकर, जहाँ पे सिक्योरिटीज वगैरह को ट्रेड किया जाता है, जैसे हो गया स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होते हैं। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट दो कॉन्सेप्ट होता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैपिटल मार्केट आर द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज होती है बेसिकली उसको सेल किया जाता है, जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, अदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिकली उसे बेचा एंड खरीदा जाता है, ठीक है। और यह जो मार्केट होता है क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू दोज हु नीड इट टू फंड प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंड देयर बिजनेसेस एंड मेक अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। या फिर प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली यूज किया जा सकता है, या फिर कोई भी जिनको नीड है कि वो अपनी बिजनेसेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यहाँ से उसको उठाया जाता है, बेसिकली सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, ठीक है। मनी मार्केट में हमारा तो शॉर्ट टर्म जो लेंडिंग सिस्टम है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो इन्वॉल्व क्या क्या है, गवर्नमेंट मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू पैसे को रेज किया जा सकता है, कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसे को रेज किया जा सकता है, ट्रेजरी बिल को थ्रू पैसे को रेज किया जा सकता है। ये सारे कहीं ना कहीं ऑप्शंस है बेसिकली मनी मार्केट के, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, ठीक है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कॉन्सेप्ट कौन सा इसमें डिस्क्राइब कर रहा है, तो देखो ये डिस्क्राइब कर रहा है बी वन। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ ग्रुप, ठीक है। जो मार्जिनल फार्मर्स है एक एरिया में वह क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद को एक ग्रुप में, एंड सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ठीक है। मिलके क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स होते हैं बेसिकली वह ऑर्गेनाइज होके क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करते हैं, सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को, ठीक है। आप पे देख सकते हो आप, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड collective action model है basically small farmers in large field have overcome the disadvantage faced by million of small and marginal farmers due to diseconomies of scales and lack of bargaining power in supply chain, ठीक है। इस सब रीजन की वजह से जो बेसिकली मार्जिनल स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, एक टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जाता है, उससे डील किया जाता है उनको, उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, ठीक है। बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नाइजर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किया जाता है, एमएसपी, जी हमारा फर्स्ट सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। राबी होता है, फिर उसके बाद खरीफ होता है, फिर जायद होता है ना, तो इसे एज अ खरीफ क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है, जी हाँ, ये भी हमारा सही है। सम ट्राइबल पीपुल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, जो नाइजर का सीड ऑयल है बेसिकली उसे कुछ जो हमारे ट्राइबल पीपुल्स हैं उनके द्वारा कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, जी हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। नाइजर सीड इज कल्टीवेटेड इन इंडिया एज अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। नाइजर सीड जो होता है इंडिया में एज अ खरीफ क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है, एज एंड इज वन ऑफ द 22 मंडेटेड क्रॉप फॉर विच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जिसमें एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, उसमें से नाइजर सीड एक है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग एसेट। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इन्वेंट्री हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। बोल रहा है हाउ मेनी अबव आर कंसीडर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाएगा। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, किसी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, तो ये तो हमारा होगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, यह रिफर करता है रॉ मटेरियल जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट आर रेडी फॉर द सेल इन मार्केट, ठीक है। और जो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है बेसिकली जो कि रेडी है सेल करने के लिए, उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो अगर इसकी रिगार्डिंग देखें तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। स्टेटमेंट टू विल बी द रॉन्ग आंसर, स्टेटमेंट टू हमारा गलत होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जी हमारा ये भी आएगा इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी, ठीक है। फिर उसके बाद मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये भी हमारा आएगा इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। Tangible asset are the physical and measurable assets that are used in company operation. Tangible asset form the backbone of company businesses for providing the mean for by which companies produce their goods and services. ठीक है, या क्या क्या इंक्लूड करता है, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, सिक्योरिटी लाइक स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, कैश हो गया, ये सारे टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है, ए नॉन फिजिकल एसेट होता है, यूज्ड ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, जिसे यूज किया जाता है बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए। इंटेंजिबल एसेट आर ऑफन इंटेलेक्चुअल एसेट्स and as a result it difficult to assign a value to them because the uncertainty of future benefits, ठीक है। मतलब उसे हम एज ए वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनसर्टेन होता है ना, अगर हम फ्यूचर बेनिफिट्स के रिस्पेक्ट में अगर उसको देखते हैं तो। जैसे हो गया पेटेंट हो गया, ब्रांड हो गया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल राइट हो गया, फिर उसके बाद मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है India accounts for 3.2% of the global export of goods. 3.2% of the global export of the goods. क्या है बताओ। देखो, अगर यहाँ पे गुड्स की जगह सर्विसेज होता है ना, अगर यहाँ पे गुड्स की जगह सर्विसेज होता है तो हम मानते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज राइट, बट यहाँ पे गुड्स लिखा है, तो अगर हम मर्चेंडाइज की बात करें तो हमारा बस 1.7% एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ग्लोबल एक्सपोर्ट हमारा मर्चेंडाइज में बस 1.7% था, सर्विसेज में 3.2% था, ठीक है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है बेसिकली इंडिया का, उसका पूरा बेनिफिट उठाया गया है किसके द्वारा, लोकल कंपनीज के द्वारा और जो फॉरेन कंपनीज है उनके द्वारा भी, ठीक है। देखो डी विल बी द राइट आंसर, ये हमारा सही है, ठीक है। दूसरा वाला हमारा सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। देखो, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, उसको लाया गया था ताकि जो बूस्ट है ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, उसको किया जा सके। मतलब एक सिग्निफिकेंट लेवल का ग्रोथ इसमें इंश्योर किया जा सके, जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करने की बात की गई थी इसमें, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को प्रोवाइड किया जाता है जिससे कंपनीज क्या कर सके, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके और साथ ही साथ जो सेल है गुड्स का उसको सिग्निफिकेंट लेवल तक बढ़ा सके, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का स्कीम का मतलब यही था। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट डी विल राइट आंसर, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा करेक्ट नहीं है। एज पर डब्ल्यूटीओ डाटा इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट फॉर मर्चेंडाइज वाज 1.7%, ग्लोबल इंपोर्ट वाज 2.6%। ट्रेड डेफिसिट में हम चल रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। अगर 2018 के सर्विस सेक्टर की देखें तो इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट वाज 3.5 और इंपोर्ट वाज 3.2%, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम जिसे बोलते हैं, इज ए स्कीम दैट एम टू गिव कंपनीज इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। जो इंक्रीमेंटल जो सेल किया जा रहा है बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहा है, ठीक है। स्कीम इनवाइट्स फॉरेन कंपनीज टू सेट अप यूनिट्स इन इंडिया, हाउएवर इट आल्सो एम टू एनकरेज लोकल कंपनीज टू सेट अप एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। क्या करता है स्कीम के तहत, जो फॉरेन कंपनीज है बेसिकली उसको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए इंडिया में अपनी यूनिट्स को सेटअप करिए और प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करिए, ठीक है। यह बस फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं है, जो लोकली है, लोकल कंपनीज है बेसिकली उसको भी कहीं ना कहीं इंकरेज किया जाता है कि आप
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करिए, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको भी सिग्निफिकेंट लेवल तक आप बढ़ाइए, ठीक है, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके, मतलब मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, साथ ही साथ जो कंट्री का रिलायंस है किस पे, इंपोर्ट्स पे, उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसका एम यही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के रेफरेंस में बेसिकली स्टेटमेंट दे रखा है, हमें उसको बताना है और इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस MSME एक्ट 2006, मीडियम इंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। मीडियम इंटरप्राइजेस हम उसे बोलेंगे जो इन्वेस्ट कर रहा है प्लांट में एंड मशीनरी में, किसके बिटवीन में, 15 से 25 करोड़ के। तो इस एक्ट को, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है 2006 का, उसको अमेंड किया गया था 2020 में। 2020 में जब अमेंड किया गया तो मीडियम इंटरप्राइजेस को कंसीडर कर इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 20 करोड़ है और जो टर्नओवर है लेस देन 100 करोड़ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मीडियम इंटरप्राइजेस बोलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ है और जो टर्नओवर है उसका बेसिकली वह लेस देन 100 करोड़ है, तो उसे हम मीडियम इंटरप्राइजेस बोलेंगे। हमारा फर्स्ट वाला गलत है। ऑल बैंक लोन टू माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। जितने भी बैंक लोन दिए जा रहे हैं बेसिकली किसको, मीडियम, जो इस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उसे एज ए प्रायोरिटी सेक्टर कंसीडर किया जाएगा। सेकंड वाला सही है, ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इज डिफाइंड अंडर MSMED एक्ट 2006 अमेंडेड 2020 में अमेंड किया गया था। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट वैल्यू एक्सक्लूडेड लैंड एंड बिल्डिंग एंड एनुअल टर्नओवर। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। पहले क्या था, मीडियम में इन्वेस्टमेंट इतना था, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में। सर्विस इंटरप्राइजेज में अगर लेस देन 5 करोड़ है तो कहीं ना कहीं किसी से मीट नहीं कर रहा, 25 से जो भी था उसका टारगेट। और यहाँ पे देख लो जो रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन, उसमें आप क्या है, इन्वेस्टमेंट है लेस देन 20 करोड़ और टर्नओवर कितना हो चाहिए, लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम। बोल रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो बिना US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम को यूज किए। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट सही है। Digital currency can be distributed with the condition programmed into it, such as time frame for spending. समझ रहे हो, मतलब एक टाइम दिया रहेगा कि आप इस टाइम फ्रेम में आपको इसको स्पेंड कर लेना है, ठीक है, 100 रुपए सपोज दैट, और इसका टाइम फ्रेम दे दिया 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में आपको इसको स्पेंड कर लेना। जी हाँ, ये भी सही है हमारा, बोथ सी एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, देख सकते हो। पहला करेक्ट है। ए टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी इशूड बाय द नेशन सेंट्रल बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। They resemble cryptocurrencies with the exception that central banks set their value, which is equivalent to नेशनल फिएट करेंसी, ठीक है। सेंट्रल बैंक के द्वारा इस वैल्यू को कहीं ना कहीं सेट किया जाता है और इसमें अगर देखें तो कंट्रीज कैन ट्रांजैक्ट बायलैटरली विदाउट द नीड ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, एंड अदर कंपेरेबल सेटलमेंट सिस्टम इन डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको ट्रेड किया जा सकता है बिना स्विफ्ट सिस्टम का यूज किए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमारा करेक्ट था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इजंट अ ब्रांड न्यू काइंड ऑफ मनी, रेदर इट इज टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक इलेक्ट्रॉनिक कैश, ठीक है। यह ब्रांड न्यू मनी नहीं है, यह क्या है, एक टाइप है सेंट्रल बैंक इलेक्ट्रॉनिक कैश का, जो कि यूज किया जाता है इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक पेमेंट, ठीक है, पेमेंट को करने के लिए। डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। टाइम फ्रेम बेसिकली उसमें मेंशन होता है कि आप इस टाइम फ्रेम में इसको स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, इतने टाइम पे स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स, बीटा क्या रिफर करता है, देखो यह रिफर करता है एक न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ठीक है। फ्लक्चुएशन जो होता है बेसिकली स्टॉक्स में, उसको कहीं ना कहीं मेजर करता है। देखो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल is a model that describes the relationship between expected returns and risk in investing in securities. It's so that expected return on securities is equal to risk-free returns plus the risk premium, which is based on the beta of that security. बीटा, ठीक है। बीटा क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज मेजर द स्टॉक रिस्क, स्टॉक रिस्क को मेजर करता है, रिफ्लेक्ट बाय मेजरिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ इट्स प्राइस
चेंजेस रिलेटिव टू ओवरऑल मार्केट्स। ठीक है, मतलब क्या है बीटा एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि मेजर करता है स्टॉक जो रिस्क है बेसिकली कैसे मेजर करता है, जो अभी तक प्राइस उसका रहा है उससे रिगार्डिंग। ठीक है, और ओवरऑल मार्केट में जो बेसिकली उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन देखा, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखा गया उसको मेजर करके। ठीक है, कंसिडर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला है, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली किस पे फोकस करता है, क्यूरेटिव केयर पे विद लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। हमारा जो इंडिया का पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर है बेसिकली वह किस पे फोकस करता है, क्यूरेटिव पे। ठीक है, क्यूरेटिव मतलब कि आपको बीमारी हो गई फिर जाके आप इलाज करा रहे हो। ठीक है, बीमारी से पहले आप उसको प्रिवेंट करने की नहीं सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो जी हाँ, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी स्टेट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। बोल रहा है कि जो इंडिया का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है हेल्थ केयर डिलीवरी में, उसके तहत कहीं ना कहीं स्टेट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्थ सर्विसेज। जी हाँ, हमारा ये भी सही है, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, अगर देखें तो इसमें कोई लिंक नहीं ना देखने को मिल रहा, बट ए सेपरेटली दोनों सही है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस थ्रू कंसर्न पॉलिसी एक्शन इन ऑल सेक्टर एक्सपेंड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव पैलिएटिव रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड थ्रू द पब्लिक हेल्थ सेक्टर विद फोकस ऑन क्वालिटी। क्वालिटी पे फोकस करके कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना, किसके किस में, प्रिवेंटिव में भी, प्रमोटिव में भी, क्यूरेटिव में, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं उसमें इनकलकेट करना। ठीक, सेकंड हमारा सही था, द स्टेट्स आर प्राइमरली इन चार्ज ऑफ प्लानिंग हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर। ठीक है, कहीं ना कहीं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, स्टेट्स का। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ एक कंपोनेंट है स्टेट सब्जेक्ट का एज अ पार्ट ऑफ 7th शेड्यूल। अगर 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो यह पार्ट है किसका, है स्टेट का, हेल्थ स्टेट का पार्ट है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये सेशन या फिर पूरा सेशन इकोनॉमी का अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ज्योग्राफी को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।